एक युवा ट्रेडर सुबह उठते ही अपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाता है। उसके मन में एक ही विचार होता है, शायद आज का दिन उसकी जिंदगी बदल सकता है। ट्रेडिंग की दुनिया में ब्रेकआउट उस पल को कहते हैं जब किसी स्टॉक की कीमत अपनी तय सीमा को पार करके नई ऊंचाई की ओर बढ़ने लगती है। यही वह मौका होता है जब कई ट्रेडर अच्छा मुनाफा कमाते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग का सबसे अहम नियम है तैयारी। आपको पहले से ही तैयार रहना पड़ता है। जब कोई स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल को पार करता है तो उसके साथ वॉल्यूम का बढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर वॉल्यूम साथ नहीं देता तो वह ब्रेकआउट टिकाऊ नहीं होता और अक्सर फेल होकर वापस नीचे आ जाता है, जिससे ट्रेडर को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस युवा ट्रेडर ने पिछले 2 सालों में लगातार चार्ट्स को समझने और पढ़ने में समय लगाया है। उसने यह सीख लिया है कि हर स्टॉक का अपना अलग व्यवहार होता है। कुछ स्टॉक्स तेजी से ब्रेकआउट देते हैं जबकि कुछ धीरे धीरे अपना ट्रेंड बनाते हैं। उसने सबसे पहले कैंडलस्टिक चार्ट को समझना सीखा। हर कैंडल अपने अंदर एक कहानी छुपाए रहती है। ग्रीन कैंडल यह बताती है कि बाजार में खरीदारों की ताकत ज्यादा है, जबकि रेड कैंडल यह दिखाती है कि बेचने वाले हावी हैं। लेकिन असली बात सिर्फ रंग नहीं बल्कि कैंडल का आकार भी होता है। बड़ी कैंडल मजबूत मूवमेंट का संकेत देती है, जबकि छोटी कैंडल कम उतार चढ़ाव को दर्शाती है। वहीं डोजी कैंडल बाजार की अनिश्चितता को दिखाती है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। मार्केट खुलने के पहले घंटे में सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिलती है और इसी दौरान कई ब्रेकआउट बनते हैं। लेकिन यही समय सबसे ज्यादा जोखिम भरा भी होता है। नए ट्रेडर्स के लिए बेहतर यही है कि वे इस समय में ट्रेड करने से बचें जब तक कि उन्हें पूरी समझ और अनुभव ना हो जाए। आखिर में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को पहचानना ब्रेकआउट ट्रेडिंग की नींव है। जब आप इन लेवल्स को सही तरीके से समझ लेते हैं तभी आप सही मौके पर सही निर्णय ले पाते हैं। दिन के दौरान बॉलिंगर बैंड्स ब्रेकआउट भी एक असरदार रणनीति मानी जाती है। जब कोई स्टॉक अपने ऊपरी बैंड को पार करता है तो यह आमतौर पर तेजी का संकेत देता है। लेकिन यहां भी एक बात सबसे जरूरी है, वॉल्यूम। अगर ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम मजबूत नहीं है तो यह सिर्फ एक झूठा संकेत साबित हो सकता है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में सबसे अहम भूमिका रिस्क मैनेजमेंट की होती है। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना बेहद जरूरी है। आमतौर पर स्टॉप लॉस को ब्रेकआउट लेवल के थोड़ा नीचे रखा जाता है। अगर ब्रेकआउट फेल हो जाए तो बिना देरी किए पोजीशन से बाहर निकल जाना समझदारी होती है। पोजीशन साइजिंग भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कभी भी अपनी पूरी पूंजी एक ही ट्रेड में नहीं लगानी चाहिए। बेहतर यही है कि एक ट्रेड में कुल कैपिटल का केवल 5 से 10% ही लगाया जाए। इससे अगर ट्रेड गलत भी हो जाए तो नुकसान सीमित रहता है और आप लंबे समय तक गेम में बने रहते हैं। समय सीमा का चुनाव भी रणनीति का अहम हिस्सा है। डे ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट ज्यादा उपयोगी होते हैं, जबकि स्विंग ट्रेडिंग में डेली चार्ट बेहतर काम करता है। वहीं पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए वीकली चार्ट को प्राथमिकता दी जाती है। यह युवा ट्रेडर अब समझ चुका था कि धैर्य ही असली ताकत है। वह घंटों तक सिर्फ इंतजार करता है सही मौके का। जब तक उसे एक साफ और मजबूत सेटअप नहीं दिखता वह ट्रेड में प्रवेश नहीं करता। यही अनुशासन उसे लगातार मुनाफे की ओर ले जा रहा था। मार्केट साइकोलॉजी को समझना भी बेहद जरूरी है। जब कोई ब्रेकआउट होता है तो कई लोगों में छूट जाने का डर यानी फोमो पैदा हो जाता है और वे जल्दबाजी में एंट्री ले लेते हैं। लेकिन समझदार ट्रेडर हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करता है। वॉल्यूम एनालिसिस ब्रेकआउट ट्रेडिंग की रीढ़ है। अगर ब्रेकआउट सामान्य वॉल्यूम से 2 या 3 गुना ज्यादा वॉल्यूम के साथ आता है तो उसकी विश्वसनीयता काफी बढ़ जाती है। वहीं कम वॉल्यूम वाला ब्रेकआउट अक्सर टिक नहीं पाता और फेल हो जाता है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी एक शक्तिशाली तरीका है। एक ही स्टॉक को अलग अलग टाइम फ्रेम में देखने से तस्वीर और साफ हो जाती है। जैसे अगर डेली चार्ट में अपट्रेंड दिख रहा हो और छोटे टाइम फ्रेम जैसे 1 घंटे में ब्रेकआउट बन रहा हो तो यह एक मजबूत संकेत हो सकता है। कैंडलस्टिक पैटर्न भी ब्रेकआउट को कंफर्म करने में मदद करते हैं। हैमर, डोजी और शूटिंग स्टार जैसे पैटर्न जब महत्वपूर्ण लेवल पर बनते हैं तो उनका खास मतलब होता है। इसके अलावा एंगल्फिंग पैटर्न भी रिवर्सल या मजबूत मूवमेंट का संकेत देता है। कभी कभी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग भी ब्रेकआउट का हिस्सा बन जाती है। जब कोई स्टॉक बड़ी खबर के साथ गैप करके खुलता है तो वह तुरंत एक तेज मूवमेंट दिखा सकता है। लेकिन ऐसे सेटअप में जोखिम भी उतना ही ज्यादा होता है। सेक्टर एनालिसिस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर पूरा सेक्टर ही तेजी में हो
तो उस सेक्टर के स्टॉक्स में ब्रेकआउट की संभावना और बढ़ जाती है। सेक्टर रोटेशन को समझना यहां काफी मददगार होता है। अब यह युवा ट्रेडर एडवांस ब्रेकआउट पैटर्न को भी समझने लगा था। उसने जाना कि सिर्फ साधारण ब्रेकआउट ही नहीं, बल्कि कुछ जटिल पैटर्न भी होते हैं जो ज्यादा भरोसेमंद साबित होते हैं। फ्लैग एंड पोल पैटर्न उसका पसंदीदा सेटअप बन चुका था, क्योंकि यह अक्सर हाई प्रोबेबिलिटी अवसर प्रदान करता है। जब कोई स्टॉक तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता है और उसके बाद कुछ समय तक एक सीमित रेंज में साइडवेज चलने लगता है, तो वहां फ्लैग पैटर्न बनता है। इसके बाद जब कीमत मजबूत वॉल्यूम के साथ इस रेंज को तोड़ती है, तो अक्सर एक तेज और शक्तिशाली मूव देखने को मिलता है। यह पैटर्न इस बात का संकेत देता है कि खरीदार यानी बुल्स अभी भी मजबूत हैं और सिर्फ अगली चाल के लिए ऊर्जा इकट्ठा कर रहे हैं। इसी तरह कप एंड हैंडल पैटर्न भी काफी असरदार माना जाता है। यह आमतौर पर लंबे समय में बनता है, कई हफ्तों या महीनों में। पहले कीमत एक यू शेप बनाते हुए नीचे जाती है और फिर धीरे धीरे अपने पुराने हाई के पास लौटती है। इसके बाद एक छोटा सा कंसोलिडेशन बनता है, जिसे हैंडल कहा जाता है। जब यह हैंडल टूटता है, तो उसके बाद आने वाला ब्रेकआउट काफी मजबूत होता है। ट्रायंगल पैटर्न 3 प्रकार के होते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल में ऊपर की ओर एक सीधी रेजिस्टेंस लाइन होती है, जबकि नीचे से सपोर्ट लगातार ऊपर उठता रहता है। यह एक बुलिश संकेत देता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल में नीचे सपोर्ट फ्लैट रहता है और ऊपर से रेजिस्टेंस नीचे की ओर आता है। यह आमतौर पर बेयरिश पैटर्न होता है। वहीं सिमेट्रिक ट्रायंगल में दोनों लाइनें एक दूसरे की ओर सिमटती हैं, जो यह दिखाता है कि बाजार किसी बड़े मूव से पहले कंप्रेस हो रहा है। यह न्यूट्रल पैटर्न होता है और किसी भी दिशा में ब्रेक हो सकता है, लेकिन हर बार की तरह यहां भी वॉल्यूम का बढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वही दिशा को कंफर्म करता है। वेज पैटर्न भी काफी अहम होता है। राइजिंग वेज में दोनों ट्रेंड लाइन ऊपर की ओर जाती हैं, लेकिन ऊपर वाली लाइन ज्यादा तेज ढलान बनाती है। यह दिखाता है कि तेजी का मोमेंटम धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, इसीलिए यह बेयरिश संकेत देता है। फॉलिंग वेज में दोनों लाइनें नीचे आती हैं, लेकिन नीचे वाली लाइन ज्यादा स्टीप होती है। यह बताता है कि गिरावट कमजोर पड़ रही है और आगे चलकर तेजी आ सकती है, इसीलिए यह बुलिश पैटर्न होता है। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न एक क्लासिक रिवर्सल पैटर्न है, लेकिन इसका इनवर्स वर्जन ब्रेकआउट के मौके देता है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर में पहले लेफ्ट शोल्डर बनता है, फिर एक गहरा हेड और उसके बाद राइट शोल्डर। जब नेकलाइन टूटती है, तभी यह पैटर्न कंफर्म होता है और अक्सर इसके बाद मजबूत तेजी देखने को मिलती है। डबल बॉटम पैटर्न भी एक महत्वपूर्ण रिवर्सल सेटअप है। जब कीमत 2 बार एक ही सपोर्ट लेवल से उछलती है, तो यह पैटर्न बनता है। दूसरा बॉटम आमतौर पर पहले के बराबर या थोड़ा ऊपर होता है। नेक लाइन के ऊपर ब्रेक होने पर यह कंफर्म होता है। इसमें खास बात यह होती है कि दूसरे बाउंस के दौरान वॉल्यूम कम होना चाहिए, जो यह दिखाता है कि सेलिंग प्रेशर घट रहा है। इसी का अगला रूप ट्रिपल बॉटम पैटर्न है, जहां कीमत 3 बार एक ही लेवल को टेस्ट करती है। यह पैटर्न और भी ज्यादा मजबूत माना जाता है, क्योंकि बाजार 3 बार उस सपोर्ट को तोड़ने में असफल रहता है। जब आखिरकार ब्रेकआउट होता है, तो मूव काफी तेज और दमदार हो सकता है। रेक्टेंगल पैटर्न में स्टॉक 2 समानांतर हॉरिजॉन्टल लाइनों के बीच घूमता रहता है। ऊपर की लाइन रेजिस्टेंस का काम करती है, जबकि नीचे की लाइन सपोर्ट होती है। इस रेंज के अंदर कीमत बार बार उछलती रहती है, और जब यह किसी एक दिशा में इस रेंज को तोड़ती है, तब असली मूव शुरू होता है और निचली लाइन सपोर्ट का काम करती है। जब कीमत कई बार इन लेवल्स को टेस्ट करती है और आखिरकार इनमें से कोई एक स्तर टूटता है, तो अक्सर एक मजबूत मूव देखने को मिलता है। यहां वॉल्यूम का व्यवहार समझना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि वही इस मूव की ताकत को दिखाता है। चैनल पैटर्न ब्रेकआउट भी काफी प्रभावी माना जाता है। इसमें स्टॉक 2 समानांतर लाइनों के बीच चलता है। अगर यह अब चैनल में है और ऊपर वाली लाइन को तोड़ता है, तो तेजी और बढ़ सकती है। वहीं डाउन चैनल में अगर निचली लाइन टूटती है, तो गिरावट तेज हो सकती है। वॉल्यूम प्रोफाइल ब्रेकआउट ट्रेडिंग में एक और ताकतवर टूल है। यह दिखाता है कि किस प्राइस लेवल पर कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। जहां ज्यादा वॉल्यूम होता है, वे लेवल्स अक्सर मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाते हैं। वहीं कम वॉल्यूम वाले एरिया से कीमत तेजी से गुजर जाती है, क्योंकि वहां ज्यादा रुकावट नहीं होती। पॉइंट एंड फिगर चार्ट भी ब्रेकआउट को समझने का एक अलग तरीका देता है। इसमें समय को नजरअंदाज किया जाता है और सिर्फ कीमत की मूवमेंट पर ध्यान दिया जाता है। जब एक्स का कॉलम ओ के कॉलम को ऊपर की ओर तोड़ता है, तो यह ब्रेकआउट का संकेत होता है। इसका फायदा यह है कि यह अनावश्यक शोर
नॉइज को हटा देता है और साफ संकेत देता है। इसी तरह रेनको चार्ट भी काम करता है। इसमें फिक्स्ड साइज के ब्रिक्स बनते हैं। जब नया ब्रिक पिछले ब्रिक के ऊपर या नीचे बनता है तो यह ट्रेंड में बदलाव का संकेत देता है। यह तरीका स्मूथ सिग्नल देता है और फेक ब्रेकआउट की संभावना को कम कर देता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट काफी पॉपुलर रणनीति है। इसमें ट्रेडर मार्केट खुलने के पहले 15 या 30 मिनट के हाई और लो को नोट करता है। इसके बाद जब कीमत इस रेंज को तोड़ती है तभी एंट्री ली जाती है। यहां भी शुरुआती वॉल्यूम मजबूत होना जरूरी है। गैप फिल स्ट्रैटेजी भी एक अच्छा अवसर दे सकती है। जब स्टॉक गैप अप के साथ खुलता है और फिर नीचे आकर उस गैप को भरने की कोशिश करता है तो वहां अक्सर सपोर्ट मिलता है। अगर यह सपोर्ट बना रहता है तो कीमत दोबारा ऊपर की ओर बढ़ सकती है, जो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एक बढ़िया सेटअप होता है। प्री मार्केट और आफ्टर मार्केट एक्टिविटी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर प्री मार्केट में ही स्टॉक मजबूत दिख रहा हो तो ओपनिंग में गैप अप की संभावना बढ़ जाती है। यह आने वाले ब्रेकआउट को और मजबूत बना सकता है, क्योंकि इस दौरान बड़े इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स भी एक्टिव होते हैं। सेक्टर कंपैरिजन करना भी जरूरी है। अगर पूरा सेक्टर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो उस सेक्टर के लीडिंग स्टॉक्स में ब्रेकआउट के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसे में सेक्टर ETF को ट्रैक करना समझदारी होती है, क्योंकि यह पूरे सेक्टर की स्थिति को दिखाता है। आखिर में कोरिलेशन एनालिसिस भी मददगार साबित होती है। इससे यह समझ में आता है कि कौन से स्टॉक्स या सेक्टर्स एक दूसरे के साथ कैसे मूव कर रहे हैं, जिससे बेहतर और समझदारी भरे ट्रेडिंग निर्णय लिए जा सकते हैं। कुछ स्टॉक्स अक्सर एक साथ मूव करते हैं। अगर किसी एक स्टॉक में ब्रेकआउट आता है तो उससे जुड़े दूसरे स्टॉक्स में भी वैसा ही मूव देखने को मिल सकता है। यही चीज ट्रेडर को एक्स्ट्रा मौके देती है, जहां वह एक से ज्यादा जगह फायदा उठा सकता है। मार्केट ब्रेथ इंडिकेटर्स पर ध्यान देना भी जरूरी होता है, जैसे एडवांस डिक्लाइन रेशियो, न्यू हाई न्यू लो रेशियो और वॉल्यूम रेशियो। ये सभी मार्केट की ओवरऑल भावना को दिखाते हैं। जब ये संकेतक पॉजिटिव होते हैं तो ब्रेकआउट के सफल होने की संभावना भी बढ़ जाती है। VIX इंडेक्स यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स भी एक अहम भूमिका निभाता है। जब VIX कम होता है तो बाजार में शांति और आत्मविश्वास रहता है और ऐसे समय में ब्रेकआउट ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। लेकिन जब VIX ज्यादा होता है तो बाजार में डर और अनिश्चितता बढ़ जाती है, जिससे फेक ब्रेकआउट्स की संभावना भी बढ़ जाती है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस डेटा को समझना भी जरूरी है। पुट कॉल रेशियो, मैक्स पेन लेवल और ऑप्शन चेन जैसे डेटा ये बताते हैं कि बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स किस दिशा में पोजीशन बना रहे हैं। जब आप बड़े खिलाड़ियों की चाल को समझ लेते हैं तो आपके निर्णय और मजबूत हो जाते हैं। अब यह युवा ट्रेडर असली मार्केट में अपनी सीख को परखने के लिए तैयार था। पिछले 2 सालों में उसने जो कुछ भी सीखा, अब उसे प्रैक्टिकल में लागू करने का समय आ गया था। हर दिन सुबह 9 बजे मार्केट खुलने से पहले वह अपनी वॉच लिस्ट तैयार करता था। आज उसने देखा कि कई स्टॉक्स में बेहतरीन सेटअप बन रहे हैं। पहला स्टॉक IT सेक्टर का था, जो पिछले 5 दिनों से एक टाइट रेंज में चल रहा था। यह अपने ऑल टाइम हाई के बहुत करीब था और वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा था, जो कि एक पॉजिटिव संकेत माना जाता है। ऐसे सेटअप में जब ब्रेकआउट आता है तो कीमत तेजी से ऊपर जा सकती है। उसने इस स्टॉक को अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखा। दूसरा स्टॉक फार्मा सेक्टर से था, जो पहले से ही एक मजबूत अपट्रेंड में था। यह बुल फ्लैग पैटर्न बना रहा था, जहां पहले तेज उछाल आया और फिर साइडवेज मूवमेंट देखने को मिला। इस तरह का पैटर्न अक्सर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप माना जाता है। वॉल्यूम भी सही तरीके से बिहेव कर रहा था, ऊपर जाते समय ज्यादा और कंसोलिडेशन में कम। तीसरा स्टॉक मेटल सेक्टर का था, जिसमें असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था। इसमें ऊपर एक सीधी रेजिस्टेंस लाइन थी और नीचे से सपोर्ट लगातार ऊपर उठ रहा था। यह साफ दिखा रहा था कि खरीदार हर गिरावट को मौके की तरह ले रहे हैं और ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं। जब यह पैटर्न अपट्रेंड में बनता है तो इसकी सफलता की संभावना और बढ़ जाती है। चौथा स्टॉक बैंकिंग सेक्टर से था, जिसमें कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा था। यह एक लॉन्ग टर्म सेटअप था, जो लगभग 3 महीनों में तैयार हुआ था। पहले स्टॉक अपने हाई से नीचे गिरा, फिर धीरे धीरे यू शेप बनाते हुए वापस उसी लेवल के करीब पहुंच गया। यह दिखाता था कि बाजार में धीरे धीरे ताकत वापस आ रही है। अब यह एक छोटा सा कंसोलिडेशन कर रहा था, जो हैंडल का हिस्सा बन रहा था। ऐसे सेटअप में जब ब्रेकआउट आता है तो अक्सर कीमत लंबे समय तक एक मजबूत दिशा में चलती है। पांचवां स्टॉक ऑटो सेक्टर से था, जिसने डबल बॉटम पैटर्न पूरा कर लिया था। इसने 2 बार एक ही लेवल को टेस्ट किया और दोनों बार वहां से जोरदार उछाल आया।
नेकलाइन भी पहले ही टूट चुकी थी और अब कीमत दोबारा उसी लेवल को टेस्ट करने वापस आ रही थी। यह एंट्री के लिए एक शानदार मौका था, क्योंकि यहां रिस्क कम और संभावित रिवॉर्ड ज्यादा था। मार्केट खुलते ही उसने देखा कि लगभग सभी सेक्टर्स में पॉजिटिव माहौल था। निफ्टी 50 गैप अप के साथ खुला और बैंक निफ्टी भी मजबूती दिखा रहा था। यह साफ संकेत था कि आज ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए अच्छा दिन हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव था। ट्रेड लेने से पहले उसने अपने रिस्क मैनेजमेंट के नियम दोहराए। उसका पहला नियम था कुल पूंजी का सिर्फ 2% ही एक ट्रेड में रिस्क करना। यानी अगर उसके पास 1 लाख रुपए हैं तो वह अधिकतम 2000 रुपए तक का जोखिम लेगा। यही नियम उसे लगातार नुकसान होने पर भी लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने में मदद करता था। दूसरा नियम, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस अनिवार्य है। आईटी सेक्टर वाले स्टॉक में पहली बड़ी अपॉर्चुनिटी आई। उसने देखा कि वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ने लगा है। कीमत अपने रेजिस्टेंस लेवल के बेहद करीब थी और लगातार ग्रीन कैंडल्स बन रही थी। फिर 5 मिनट के चार्ट पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल आई जिसने रेजिस्टेंस को मजबूती से तोड़ दिया। वॉल्यूम भी सामान्य से करीब 3 गुना ज्यादा था। यह एक साफ और मजबूत ब्रेकआउट का संकेत था। उसने बिना देर किए अपना ऑर्डर प्लेस किया। एंट्री रेजिस्टेंस ब्रेक के ठीक ऊपर रखी और स्टॉप लॉस उसी लेवल के नीचे सेट किया। टारगेट उसने अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार तय किया, 1:3। यानी अगर 5 रुपए का जोखिम है तो 15 रुपए का लक्ष्य। जैसे ही ट्रेड एक्टिव हुआ, स्टॉक तेजी से ऊपर बढ़ने लगा। पहले ही 10 मिनट में उसने अपने टारगेट का लगभग आधा हिस्सा कवर कर लिया। यह साफ दिखा रहा था कि ब्रेकआउट में दम है और बड़े खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। उसने अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पर शिफ्ट कर दिया ताकि अब यह ट्रेड पूरी तरह रिस्क फ्री हो जाए। यह उसकी पक्की आदत थी। जैसे ही ट्रेड अच्छा प्रॉफिट देने लगे, वह अपने स्टॉप लॉस को एंट्री प्राइस पर ले आता था। करीब 20 मिनट के अंदर ही स्टॉक ने उसका पूरा टारगेट हासिल कर लिया। उसने बिना लालच किए ट्रेड क्लोज कर दिया और लगभग 300 रुपए का मुनाफा बुक किया। यह एक ऐसा ट्रेड था जिसमें सब कुछ प्लान के मुताबिक चला। ट्रेड खत्म करने के बाद उसने तुरंत अपनी ट्रेडिंग डायरी में इसकी सारी डिटेल्स नोट की। एंट्री का कारण, टाइमिंग, स्टॉप लॉस, टारगेट और फाइनल रिजल्ट। यही आदत उसे लगातार बेहतर बना रही थी। अब उसकी नजर फार्मा सेक्टर के उस स्टॉक पर गई जो अभी भी फ्लैग पैटर्न के अंदर ही मूव कर रहा था। उसने देखा कि कीमत फ्लैग की ऊपरी सीमा के पास पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ था। वॉल्यूम भी अभी कम था, जो यह संकेत दे रहा था कि सही समय अभी नहीं आया है। उसने धैर्य बनाए रखा और इंतजार करने लगा। इसी दौरान मेटल सेक्टर के स्टॉक में हलचल बढ़ने लगी। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में कीमत कई बार रेजिस्टेंस को छू चुकी थी और हर बार वहां से नीचे आ गई थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा था और कीमत रेजिस्टेंस के बेहद करीब पहुंच गई थी। उसने गौर किया कि पिछली 3 कैंडल्स में वॉल्यूम लगातार बढ़ता जा रहा था, जो एक मजबूत संकेत था। तभी अचानक एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी जिसने रेजिस्टेंस को साफ तौर पर तोड़ दिया। उसी समय वॉल्यूम लगभग 10 गुना बढ़ गया। यह साफ इशारा था कि बड़े खिलाड़ी बाजार में एंट्री ले रहे हैं। उसने बिना देर किए ट्रेड ले लिया। स्टॉप लॉस ट्रायंगल के लो के नीचे रखा और टारगेट ट्रायंगल की ऊंचाई के बराबर सेट किया, जो टेक्निकल एनालिसिस का एक बेसिक लेकिन प्रभावी नियम है। यह ट्रेड भी शुरुआत से ही मजबूत दिख रहा था। लगातार ग्रीन कैंडल्स बन रही थीं और वॉल्यूम भी ऊंचा बना हुआ था। सिर्फ 15 मिनट में ही स्टॉक ने लगभग 2% की तेजी दिखा दी। उसने फिर से अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पर ले आया ताकि रिस्क पूरी तरह खत्म हो जाए। ट्रायंगल ब्रेकआउट अक्सर तेज मूव देते हैं, इसलिए उसने इस ट्रेड को थोड़ा और होल्ड करने का फैसला किया। अब उसकी नजर बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक पर गई, जो धीरे धीरे और दिलचस्प होता जा रहा था। कप एंड हैंडल पैटर्न का हैंडल हिस्सा अब लगभग पूरा हो चुका था और कीमत रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए तैयार दिख रही थी। अब यह युवा ट्रेडर समझ चुका था कि ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ सही एंट्री लेने से नहीं मिलती। असली गेम रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो को सही तरीके से संभालने का होता है। पिछले 3 महीनों में उसने अच्छा मुनाफा कमाया था, लेकिन वह यह भी जानता था कि लंबे समय तक टिके रहने के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाना जरूरी है। उसने देखा था कि बहुत से ट्रेडर्स शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन बाद में बड़े नुकसान के कारण मार्केट छोड़ देते हैं। इसलिए उसने सबसे पहले पोजीशन साइजिंग को समझना शुरू किया।
अधिकतर नए ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वे हर ट्रेड में एक जैसी पोजीशन लेते हैं, चाहे सेटअप कितना भी मजबूत या कमजोर क्यों ना हो। लेकिन समझदार ट्रेडर ऐसा नहीं करते। वे अपनी पोजीशन साइज को सेटअप की क्वालिटी के हिसाब से बदलते हैं। जब सेटअप बहुत मजबूत होता है तो वे थोड़ा बड़ा साइज लेते हैं, और जब सेटअप औसत होता है तो छोटा साइज रखते हैं। उसने केली क्राइटेरियन के बारे में भी पढ़ा था, जो एक गणितीय तरीका है यह तय करने का कि आपको हर ट्रेड में कितना रिस्क लेना चाहिए। यह आपकी विन रेट और एवरेज प्रॉफिट लॉस रेशियो के आधार पर सही पोजीशन साइज बताता है। मान लीजिए आपकी विन रेट 50% है और आपका एवरेज विन टू लॉस रेशियो 1.5 है, तो यह फॉर्मूला आपको आपकी कैपिटल का लगभग 25% तक रिस्क लेने की अनुमति देता है। लेकिन यह तरीका काफी आक्रामक है और असली ट्रेडिंग में इतना बड़ा रिस्क लेना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए उसने एक सुरक्षित और संतुलित तरीका अपनाया, जहां वह अपनी कुल पूंजी का केवल 2% ही एक ट्रेड में जोखिम में डालता था। यही रणनीति उसे लगातार नुकसान होने पर भी लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने की ताकत देती थी। अगर उसके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है तो वह केवल 2,000 रुपए प्रति ट्रेड रिस्क करता था। मान लीजिए उसका स्टॉप लॉस 10 रुपये है तो वह लगभग 200 शेयर खरीदता था। इस तरह वह हर ट्रेड में अपने नुकसान को नियंत्रित रखता था। इसके अलावा उसने डायनामिक पोजीशन साइजिंग को भी समझना शुरू किया। यह एक एडवांस तरीका है जिसमें आप अपनी हाल की परफॉर्मेंस के अनुसार पोजीशन साइज को बदलते हैं। अगर आप लगातार मुनाफा कमा रहे हैं तो धीरे धीरे साइज बढ़ाया जा सकता है। अगर लगातार नुकसान हो रहा हो तो समझदारी इसी में है कि पोजीशन साइज को कम कर दिया जाए। यह तरीका आपको अच्छे समय में ज्यादा फायदा लेने और खराब समय में नुकसान को सीमित रखने में मदद करता है। एक और महत्वपूर्ण चीज है कोरिलेशन रिस्क, जिसे कई ट्रेडर नजरअंदाज कर देते हैं। मान लीजिए आप 5 अलग अलग स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन वे सभी एक ही सेक्टर से हैं, तो असल में आपने अपना रिस्क डाइवर्सिफाई नहीं किया। अगर पूरा सेक्टर गिरता है तो आपके सभी ट्रेड्स एक साथ नुकसान में जा सकते हैं। इसलिए अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करना जरूरी होता है, जैसे आईटी, फार्मा, बैंकिंग, मेटल और ऑटो। मार्केट कैप के आधार पर डाइवर्सिफिकेशन भी उतना ही जरूरी है। केवल लार्ज कैप या सिर्फ स्मॉल कैप स्टॉक्स में ट्रेड करना जोखिम भरा हो सकता है। लार्ज कैप स्टॉक्स अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं, लेकिन उनका रिटर्न सीमित होता है। वहीं स्मॉल कैप स्टॉक्स ज्यादा तेजी से बढ़ सकते हैं, लेकिन उनमें उतार चढ़ाव भी ज्यादा होता है। मिड कैप स्टॉक्स इन दोनों के बीच संतुलन बनाते हैं। एक संतुलित पोर्टफोलियो में इन तीनों का सही मिश्रण होना चाहिए। टाइम डाइवर्सिफिकेशन भी एक स्मार्ट तरीका है। इसका मतलब है कि आप अपने सभी ट्रेड्स एक ही समय पर न लें। अगर आपको कई अच्छे सेटअप दिख रहे हैं तो उन्हें अलग अलग समय पर एंट्री करना बेहतर होता है, क्योंकि मार्केट कभी भी अचानक बदल सकता है, और अगर सारे ट्रेड्स एक साथ लिए गए हों तो नुकसान भी एक साथ हो सकता है। स्टैगर्ड एंट्री इस जोखिम को कम करती है। सबसे जरूरी स्किल है ड्रॉ डाउन मैनेजमेंट। हर ट्रेडर को कभी ना कभी ड्रॉ डाउन का सामना करना ही पड़ता है, यानी उसकी कुल कैपिटल अपने उच्च स्तर से नीचे आ जाती है। जैसे अगर 1 लाख रुपए की कैपिटल घटकर 80,000 रुपए रह जाए तो यह 20% का ड्रॉ डाउन है। लेकिन असली चुनौती यहां से शुरू होती है। 20% के नुकसान को कवर करने के लिए आपको लगभग 25% का रिटर्न कमाना पड़ता है। जितना बड़ा ड्रॉ डाउन होता है उतनी ही मुश्किल रिकवरी हो जाती है। इसीलिए एक लिमिट तय करना बहुत जरूरी है। अगर आपका ड्रॉ डाउन 10% तक पहुंच जाए तो पोजीशन साइज को आधा कर देना चाहिए, और अगर यह 15% तक चला जाए तो कुछ समय के लिए ट्रेडिंग रोककर अपनी रणनीति की समीक्षा करना समझदारी होती है। यह अनुशासन बनाए रखना आसान नहीं होता, क्योंकि जब नुकसान हो रहा होता है तो मन में जल्दी रिकवरी करने का दबाव आता है। लेकिन यही वह समय होता है जब असली ट्रेडर और बाकी लोगों के बीच फर्क साफ नजर आता है। लेकिन सच यह है कि इमोशनल ट्रेडिंग सबसे बड़ा नुकसान करवा सकती है। जब फैसले डर या लालच से लिए जाते हैं तो अच्छी से अच्छी स्ट्रेटेजी भी फेल हो जाती है। हीट मैप्स एक बहुत उपयोगी तरीका है अपनी परफॉर्मेंस को समझने का। इसमें आप अपने डेली या मंथली रिटर्न्स को कलर कोड करते हैं, ग्रीन प्रॉफिट के लिए और रेड लॉस के लिए। जब आप इसे विजुअली देखते हैं तो आपको साफ समझ आने लगता है कि किन दिनों या महीनों में आप बेहतर परफॉर्म करते हैं और कब आपसे ज्यादा गलतियां होती हैं। P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, को भी गहराई से ट्रैक करना जरूरी होता है।
सिर्फ कुल प्रॉफिट या लॉस देखना काफी नहीं है। आपको अपने ट्रेड्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटना चाहिए, जैसे ब्रेकआउट ट्रेड्स, रिवर्सल ट्रेड्स और मोमेंटम ट्रेड्स। इससे यह पता चलता है कि कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए ज्यादा काम कर रही है और कौन सी नहीं। यही एनालिसिस आगे के फैसलों को मजबूत बनाता है। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस भी बहुत कुछ सिखाती है। हो सकता है कि आप आईटी सेक्टर में लगातार अच्छा कर रहे हों, लेकिन फार्मा सेक्टर में बार बार नुकसान हो रहा हो। ऐसे में समझदारी इसी में है कि आप अपने मजबूत सेक्टर पर ज्यादा फोकस करें और कमजोर सेक्टर से दूरी बनाएं। मार्केट कंडीशन के हिसाब से भी खुद को समझना जरूरी है। जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी ज्यादा असरदार होती है। रेंजिंग मार्केट में मीन रिवर्जन बेहतर काम करता है, और जब मार्केट बहुत ज्यादा वॉलाटाइल हो तो स्कैल्पिंग फायदेमंद हो सकती है। अपनी परफॉर्मेंस को इन कंडीशंस के साथ जोड़कर देखने से यह साफ हो जाता है कि आप किस तरह के मार्केट में सबसे अच्छा करते हैं। अब यह युवा ट्रेडर समझ चुका था कि असली लड़ाई मार्केट से नहीं, बल्कि खुद के अंदर चल रही होती है, डर और लालच के बीच। उसने देखा था कि कई ऐसे ट्रेडर्स जो टेक्निकली बहुत मजबूत होते हैं, सिर्फ इसीलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते। उसने यह तय कर लिया था कि अगर उसे सच में सफल बनना है तो उसे अपनी साइकोलॉजी को मजबूत करना होगा, क्योंकि सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी भी तब काम नहीं करती जब दिमाग में डर और कंफ्यूजन भरा हो। सबसे पहली चीज जो उसने सीखी, अपने डर को पहचानना और उसे कंट्रोल करना। और अगर आपको भी ऐसी ही डीप और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग नॉलेज सीखनी है तो अभी फाइनेंस विद दिनेश चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां आपको रियल मार्केट एक्सपीरियंस के साथ सीखने को मिलता है।